स्वागत है आपका श्री करनी एकेडमी एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर हबीब पठान और हम यहां पर बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम जो चल रहा है हमारा टॉपिक अभी, इसके पिछले कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं। उन लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए थे कई सारे डिजीजेस और ग्लैंड्स भी हमने डिस्कस की थी। हमने अभी तक पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा, अभी भी टॉपिक हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन hormones secreted by pituitary gland and disease caused by hypersecretion and hyposecretion of pituitary gland। तो इस लेक्चर में भी हम पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स की बात करेंगे, उनके हाइपरसिक्रीशन और हाइपोसिक्रीशन से क्या चेंजेस बॉडी में होते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या डिसऑर्डर्स बॉडी में होते हैं, क्या गड़बड़ हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा इस स्लाइड के अंदर। इसको मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा। हाँ, टाइम रहा तो मैं लास्ट में इसको एक बार आपको एक्सप्लेन अगेन कर दूंगा, बट यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना भी कंपलसरी नहीं है क्योंकि इसको मैं प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटेड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हैज टू डिफरेंट रीजन्स, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। Adenohypophysis is called anterior lobe, while neurohypophysis is called posterior lobe of pituitary. Adenohypophysis is larger than neurohypophysis and secrete maximum hormones and many hormones. यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड का एडिनोहाइपोफाइसिस ज्यादा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, न्यूरोहाइपोफाइसिस से दो ही हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, बट वो फॉर्मेशन किसी भी हार्मोन का नहीं कर रहा है। ये आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, प्रीवियस क्लास में। न्यूरोहाइपोफाइसिस दो हार्मोन्स रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। बट यहां पर ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये दोनों का ही सिंथेसाइज पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं कर रही है। यहां पर चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ग्रोथ हार्मोन का रिलीज एडिनोहाइपोफाइसिस कर रहा है। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, इनको भी हमने डिस्कस कर लिया था, इनका भी रिलीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसमें दो टाइप के हार्मोन्स हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ये दोनों ही हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट्स, और ये अपने फंक्शंस करते हैं टेस्टिस पर, ओवरीज पर। दोनों ही हार्मोन, बोथ हार्मोन्स प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल, दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मेल में भी प्रेजेंट होते हैं दोनों हार्मोन्स, और फीमेल में भी प्रेजेंट है, और दोनों के ही अंदर ही अपना, दोनों में ही अपने फंक्शंस कर रहे हैं। फंक्शंस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन्हीं कारण शो हो रहे हैं। दूसरा, गैमेटोजेनेसिस भी उसके अंदर हो रहा है, गैमेट्स का मैच्योरेशन हो रहा है, गैमेट्स का रिलीज हो रहा है। तो सारे काम यहाँ पर जो भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड, वो सारे यहाँ पर इन्हीं हार्मोन्स के थ्रू, और ये पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी सिक्रीशंस है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रही है। ये भी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर लिया था, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पर इसको मैं बस अब एक बार शॉर्ट में ही निकाल रहा हूँ, बस मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिया, थोड़ा सा रिकॉल आपको हो जाएगा। अगर टाइम रहा तो लास्ट में एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे। दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड दिस डायग्राम शो various hormones secreted by hypothalamus and various hormones secreted by pituitary gland. FSH, TSH, this is the third hormone, TSH, thyroid stimulating hormone. और thyroid stimulating hormone रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसकी भी अब हमने बात की थी किस तरह से थायराइड ग्लैंड फंक्शन कर रही है पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण। एक बात मैंने आपको बताई थी, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स मैनी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी के कई सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है, बट सारी ग्लैंड्स को, बट इट नॉट कंट्रोल, बट इट कांट कंट्रोल ऑल द ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी। ये सारी ग्लैंड को कंट्रोल नहीं कर रही है, ना ही कर सकती है। तो यहाँ पर कई सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। बस आपको ये भी याद होना चाहिए कि कौन कौन सी ग्लैंड्स ऐसी हैं जो इससे कंट्रोल नहीं होती है, ये भी आपको याद होना जरूरी है। उसकी लिस्ट हम देखेंगे इसी लेक्चर के लास्ट में, हम उस लिस्ट को जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर एक डायग्राम, एक इमेज आपको दिख, डायग्राम तो नहीं है, इमेज है आपके सामने, एक 3D लाइक इमेज है, लाइक 3D। तो यहाँ पर आपको ब्रेन दिख रहा है,
ब्रेन प्रेजेंट है, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस रीजन, यहाँ पर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आपको शो हो रही है। तो ये लोकेशन है हाइपोथैलेमस की और पिट्यूटरी ग्लैंड की। अगर आप साइड व्यू देखते हैं आपके ब्रेन का, अगर आप अपने ब्रेन का साइड व्यू देख रहे हैं तो इस तरह से, अगर फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो यहाँ, अगर आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो यहाँ बिल्कुल सामने सीधा यहाँ पर आपको दिखाई देगी, बट साइड व्यू के अंदर आपको कुछ इस तरह यहाँ पर इस जगह से अंदर की तरफ है, तो मिड में है। जैसे एक इमेज के अंदर आपने देखा था, एक इमेज जो इसमें भी है यहाँ पर, शायद इसके अंदर नहीं है वो इमेज। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं हमारे ब्रेन की, जो हमारा ब्रेन है इस तरह से, तो यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे हाइपोथैलेमस, दिस इज आवर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज योर मिड ब्रेन से पॉन्स एंड मेडुला पार्ट, और यहाँ पर आपके सेरेबेलम पार्ट प्रेजेंट होता है, और ये आपका ब्रेन के अंदर सेरेब्रम वाला पार्ट, दिस इज द सेरेब्रम पार्ट। इस तरह से कुछ आपका ब्रेन जो प्रेजेंट है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है आपके वेरियस स्ट्रक्चर्स। दीज स्ट्रक्चर्स आर द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी करना चाहूँ यहाँ पर, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस की लोकेशन है इन योर ब्रेन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जो टॉपिक है हमारा, इन दिस लेक्चर वी are going to discuss various hormones secreted by pituitary gland, both the lobes of pituitary gland, and disease caused by hyposecretion and hypersecretion of pituitary hormones. तो ये हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना, मेनली हमें ये डिस्कस करना है। उसके अलावा भी हमें जो भी इंफॉर्मेशन छोटी छोटी जो चीज़ें यहाँ आती रहती है हम उनको डिस्कस करते रहते हैं, बट मेनली हमें यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि कौन कौन से हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों लोब से सिक्रेट हो रहे हैं, और उनके हाइपर सिक्रेशन से और हाइपोसिक्रेशन से क्या चेंजेस, क्या डिजीजेज हो सकती है और होती है। तो नेक्स्ट हार्मोन इज ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH hormone is secreted by Korsakoff cells of adenohypophysis part of pituitary। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस पार्ट से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, इसको कॉर्टिकोट्रोपिक सेल से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं उनको ACTH कह रहे हैं, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। दिस हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, acts on cortex part of adrenal gland। What is adrenal gland and what is the location of adrenal gland? तो नाम से पता चल रहा है एड्रीनल, रीनल वर्ड इज यूज्ड फॉर किडनी। देखो हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजी में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें नाम से उसके बारे में पता चल सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग रटे नहीं, इसको याद करें, लर्न करने की जगह समझें इसको। आप इसको समझे थोड़ा सा तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से, आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे न्यूरो वर्ड इज यूज्ड फॉर ब्रेन, रीनल वर्ड इज यूज्ड फॉर किडनी, प्लूरो वर्ड इज यूज्ड फॉर पल्मोनरी, वर्ड इज यूज्ड फॉर लंग्स, कार्डियक वर्ड इज यूज्ड फॉर हार्ट। तो यहाँ पर वर्ड्स हैं जो रिलेटेड है आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट है। सिफेलिक वर्ड इज यूज्ड फॉर हेड रीजन। तो आपके बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स से, अलग अलग पार्ट्स के लिए कुछ वर्ड्स हैं, वो फिक्स हैं। आप उन वर्ड्स को समझ लें तो आपको समझना और याद करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कहा द ग्लैंड इज एड्रीनल, adrenal gland. Adrenal gland is situated at the top of a kidney, on the both kidneys। हमारे दोनों किडनी के ऊपर ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है, as like a cap। तो ये हमारे दोनों ही किडनीज के ऊपर इस तरह से कैप लाइक एक ग्लैंड, कुछ आपको यहाँ पर ट्राइंगल शेप दिख रही है, हो सकता है आपको ये कुछ समोसे जैसी भी दिखे, बट एक ट्राइंगल शेप एक ग्लैंड या थोड़ा सा इस तरह की कुछ ग्लैंड प्रेजेंट है यहाँ पर। इट हैज टू डिफरेंट रीजन्स, कॉर्टेक्स पार्ट एंड मेडुला पार्ट। आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड इनर मिडल पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड इज मेडुला। दिस इज कॉर्टेक्स पार्ट। इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा,
This will be okay. Cortex and medulla. तो यहाँ पर कॉर्टेक्स पार्ट है, मेडुला पार्ट है आपके एड्रिनल ग्लैंड का. दिस इज योर एड्रिनल ग्लैंड एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर ऑफ किडनीज. तो ये किडनी का स्ट्रक्चर है. ये किडनी है आपके सिंगल पेयर, 2 किडनीज प्रेजेंट है और उनके ऊपर, दोनों के ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट है. रीनल वर्ड इज यूज्ड फॉर किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल मींस जो ऊपर, एड मींस अबव. तो प्रेजेंट ऑन किडनी gland which is present which is situated above the kidney is called adrenal gland. तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट पर इसके हार्मोन्स फंक्शंस कर रहे हैं जो ACTH है. तो ACTH रिलीज कहाँ से हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से. ये देखें यहाँ से इसको मैं एड्रिनल को थोड़ा सा हटाता हूँ. तो यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से इसको चेंज करना पड़ेगा. ये तो बिल्कुल सेम हो गया. तो यहाँ पर इसको तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन आ रहा है और आपके एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट पर अपना फंक्शन कर रहा है. अब इसके कारण कॉर्टेक्स पार्ट से 3 डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं. यहाँ पर कॉर्टेक्स पार्ट के 3 डिफरेंट रीजन्स होते हैं. जोना फेस्टिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा एंड जोना ग्लोमेरुलोसा. तो यहाँ पर इसके 3 डिफरेंट रीजन्स, उनकी बात हम करेंगे फिर कभी. लेकिन ये यहाँ से अब 3 डिफरेंट हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स. अब ये सेक्स हार्मोन्स यहां से कैसे रिलीज हो रहे हैं इसकी भी बात करेंगे हम जब इस ग्लैंड की बात करेंगे. ये ग्लैंड अभी नहीं पढ़ रहे हम, मैं तो बस यहाँ इतना बता रहा हूं आपको कि ACTH अपना फंक्शन कहां कर रहा है और क्या कर रहा है. ये ACTH रिलीज कहां से हो रहा है? यहां से देखें, ACTH रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से. जा कहां पर रहा है? कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, और वहां से उसके हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है. बट ACTH इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस. ACTH is controlled by secretion of hypothalamus. Hypothalamus से एक हार्मोन सिक्रीट होता है. That hormone is called ACTH RH. Adrenocorticotropic hormone releasing hormone. ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, पिट्यूटरी पर जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड उसके बाद में रिलीज करती है ACTH. और ये ACTH जाता है आपके कॉर्टेक्स पार्ट पर, और वहाँ कॉर्टेक्स पार्ट पर जाने के बाद वहाँ से रिलीज होते हैं 3 डिफरेंट हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स हार्मोन्स. इस तरह से ये अपना काम कर रही है. सिंपल सा था, आपको समझ में आ जाना चाहिए और याद भी हो जाना चाहिए. नेक्स्ट, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड मेमोट्रोपिक हार्मोन. अब ये क्या है? यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है. दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क फॉर्मेशन. देखो, मिल्क का फॉर्मेशन अलग है, मिल्क का सिक्रेशन अलग है. फीमेल के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन होता है और साथ में मिल्क का सिक्रेशन भी होता है. बट ये अलग दोनों प्रोसीजर हैं, दोनों अलग अलग हार्मोन्स से गवर्न हो रहे हैं. दोनों जो प्रोसेसेस हैं, जैसे सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ कि प्रोलैक्टिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन फीमेल, बट ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क. तो फॉर्मेशन सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. कंडीशन क्या है? मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन उसका फॉर्मेशन कर रहा है और ऑक्सीटोसिन की प्रेजेंस में उसका सिक्रेशन होगा. एक्चुअल में फंक्शन ही ऐसा है ऑक्सीटोसिन का. उसका फंक्शन क्या है? उसके अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहती है. जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको कई बार बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, उनको पता नहीं रहता उसका फंक्शन क्या है. हम बात करेंगे इसकी क्या फंक्शन है ऑक्सीटोसिन के. तो देखते हैं आगे, चलते हैं आगे. यहाँ पर लैक्टोट्रोपिक हार्मोन्स को कह रहे हैं. लैक्टो वर्ड इज यूज्ड फॉर मिल्क. मिल्क के अंदर शुगर होती है, लैक्टोज शुगर. मिल्क में बैक्टीरिया होते हैं लैक्टोबैसिलस, वो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं. एक टॉफी भी आती है शायद, कोई ऐसा कुछ नाम लैक्टोज से मिल्क की बनी हुई होती है. मुझे आइडिया नहीं, मैं नाम भूल गया, लेकिन एक आती थी शायद, मैंने खा रखी है इसलिए मुझे आइडिया है. तो ये लैक्टो वर्ड मिल्क के लिए जनरली यूज होता है. तो लैक्टोट्रोपिक सेल्स हैं
जो इलेक्ट्रोट्रॉपिक हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रही है। प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कह रहे हैं इनको, और मेमोट्रॉपिक हार्मोन भी। मेमोट्रॉपिक मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड है, इसलिए मेमोट्रॉपिक हार्मोन भी इसको कह रहे हैं। तो जो ग्लैंड्स हैं रिस्पॉन्सिबल मिल्क के सिक्रीशन के लिए, मेमोरी ग्लैंड्स उनको कहते हैं, व्हिच आर प्रेजेंट ओनली इन फीमेल्स ऑफ मैमल्स। तो मैमल्स की जो फीमेल्स है उन्हीं में प्रेजेंट होती है और किसी में नहीं होती है, और ये सिक्रीशन करती है मिल्क का। तो उन पर फंक्शन करता है ये हार्मोन, मिल्क सिक्रीशन को, मिल्क के फॉर्मेशन को, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क उसको स्टिमुलेट करता है, उसको बढ़ाता है, उसी के कारण मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर किसी फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का अमाउंट ज्यादा है तो उसके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है। एक मैंने आपको ड्रॉबैक भी बताया था, ऐसा नहीं है कि प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन, क्योंकि एक PRIH था इनहिबिटरी हार्मोन, तो इनहिबिटरी हार्मोन का रिलीज होना जरूरी है। उसका रीजन ये है कि अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन की प्रेजेंस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, शायद नहीं बताया तो यहाँ पर मैं बता ही रहा हूँ वैसे भी आपको। तो अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन किसी भी फीमेल के अंदर रिलीज हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर उसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते हैं। तो यहाँ पर प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होना चाहिए बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, जिससे मिल्क का फॉर्मेशन होगा। और वो फीडिंग सब्सटेंस है, फीडिंग मटेरियल है किसी भी इन्फेंट के लिए, किसी भी चाइल्ड के लिए। आगे बात करते हैं सिक्रेटेड बाय लैक्टोजेनिक सेल्स और लैक्टोट्रॉफ सेल्स ऑफ पिट्यूटरी, ये मैंने बताया था आपको। उसके अलावा साइज ऑफ फीमेल ब्रेस्ट इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू लैक्टोट्रॉपिक हार्मोन। तो अब ये मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मिल्क का प्रोडक्शन कब होगा? तो जो फीमेल है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। उससे पहले नहीं हो रहा ना, क्योंकि उससे पहले फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो जब किसी फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसमें मिल्क की प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट ही क्या है? वहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, सिंपल सी कंडीशन है। तो वहाँ पर मिल्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर किसी फीमेल के अंदर अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन नहीं हो रहा। जब उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब उसमें प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन होगा। प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन होगा तो मेमोरी ग्लैंड्स की साइज इंक्रीज होगी, उनमें मिल्क का फॉर्मेशन भी बढ़ जाएगा। इट स्टिमुलेट्स मिल्क सिक्रीशन ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो लैक्टेशन में मिल्क के सिक्रीशन को भी ये स्टिमुलेट करता है, बट मेनली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसकी हम बात करेंगे आज इस लेक्चर में। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ऑक्सीटोसिन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर हमारे। हाँ, नेक्स्ट एंड लास्ट इज MSH, melanocyte stimulating hormone, is the only hormone secreted from another part of adenohypophysis। तो adenohypophysis के 3 डिफरेंट पार्ट्स थे, जिसमें से एक पार्ट जैसे मैं इमेज से दिखाता हूँ आपको। मैक्सिमम हार्मोन्स तो डिस्टेलिस से रिलीज हो रहे थे। यहाँ पर इमेज है, यस दिस इज इंटरमीडिएट। यहाँ पर इंटरमीडिएट पार्ट, ये काफी लाइट है लेकिन फिर भी दिख रहा है आपको, जो मैंने हाईलाइट किया है लाइट से। तो पार्ट्स इंटरमीडिएट से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, दैट इज MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बाकी रिमेनिंग जितने भी हार्मोन अभी तक डिस्कस किए वो सारे डिस्टेलिस से रिलीज हो रहे हैं। नीचे दिख रहे हैं आपको इतने सारे हार्मोन्स, GH, GNH, TSH, ACTH, LTH। ट्यूबरलिस से कोई हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा। तो ये तो मैंने लोकेशन बता ही दिया आपको कहाँ से रिलीज हो रहा है। चलते हैं अपनी ओरिजिनल स्लाइड पर। यस, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका पूरा नाम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, produced by pars intermedia, it expand melanin and pigment cell. This is pigment, तो यहाँ पर ये पिगमेंट हो जाएगा, यहाँ पर ही थोड़ा सा चलता रहता है। तो पिगमेंट सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर स्किन। तो पिगमेंट सेल जो हमारे स्किन में प्रेजेंट है उसमें मेलानिन को एक्सपांड करता है, और इसी के कारण आपके मोल्स होते हैं। कई बार जैसे आपके कोई तिल है बॉडी पर, जो बर्थ मार्क्स होते हैं, तो वो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वहाँ पर वो एक्सपांड नहीं हुआ, एक जगह एक्यूमुलेट हो गया, और एक्यूमुलेट होने के कारण आपको ये बर्थ मार्क, जो ब्लैक कलर का स्पॉट जो दिखता है, वो हो सकता है, पॉसिबल है उसके कारण। इसका कैंसर भी होता है। अगर आपकी बॉडी में, अगर आपकी बॉडी पर, स्किन पर तिल जो होते हैं उनका नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है
उनका नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है, आपके तिल बढ़ रहे हैं बॉडी पर, तो वो कैंसर का साइन, कैंसर का सिम्टम हो सकता है, आपकी बॉडी में कोई नया तिल आ सकता है। बट ऐसा नहीं है कि इनका नंबर इंक्रीज होता रहेगा हर 2-3 महीने में, कि हर महीने में कुछ एक आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो एक कंडीशन हो सकती है, वो एक सिम्टम हो सकता है कैंसर का। नाउ हार्मोन सिक्रेटेड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे पिट्यूटरी के लास्ट पार्ट पर, न्यूरोहाइपोफाइसिस पर। पोस्ट एंटीरियर पार्ट को कवर कर चुके हैं, पूरा डिस्कस कर लिया है। द लास्ट पार्ट है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस से दो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, टू हार्मोन्स रिलीज्ड बाय neurohypophysis but not synthesized by pituitary. These two hormones synthesized by hypothalamus. These are vasopressin, is also considered as also called antidiuretic hormone or ADH, and the another hormone is oxytocin, is also known as pitocin. ये दोनों हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अपना फंक्शंस कर रहे हैं, अपने फंक्शंस, बहुत इनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है। ओके, यहाँ पर फर्स्ट हार्मोन गिवन है। फर्स्ट हार्मोन इज वेसोप्रेसिन, इज एंटीडायूरेटिक हार्मोन। एंटीडायूरेटिक हार्मोन से पता चल रहा है, एंटीडायूरेटिक। दिस हार्मोन इज एक्ट ऑन योर डीसीटी। व्हाट इज डीसीटी? डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं थोड़ा आपको शो कर देता हूँ व्हाट इज डीसीटी। आपको नेफ्रॉन का आइडिया होगा। दिस इज योर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर तो ज़्यादा हो गया, ठीक करते हैं थोड़ा सा इसको। कुछ इस तरह से। तो ये एक टूटा फूटा नेफ्रॉन मैंने यहाँ पर बनाया है, डैमेज्ड न्यूट्रॉन नेफ्रॉन है ये। तो यहाँ पर नेफ्रॉन में यहाँ पर आपको पता होगा वो बोमन्स कैप्सूल है और ये ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन कर रहा है, बाकी वो डक्ट्स वगैरह चल रही है। और सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसको मैं थोड़ा सा और ठीक करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इसको करते हैं इसको ठीक थोड़ा सा। एफरेंट एंड इफरेंट यहाँ पर साथ साथ चलती है, यहाँ वासा रेक्टा बनती है और इस तरह से कुछ प्रोसीजर ये चलता है। दिस इज DCT। दिस इज DCT। मैं इसी को बताऊंगा, बाकी नाम यहाँ पर ये बोमन्स कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन कर रहा है। ये PCT है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले में भी असेंडिंग डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग है, ये वाला असेंडिंग है। इसमें भी एक वाइड होता है, एक नैरो होता है, साथ में वासा रेक्टा चलती है। दिस इज योर DCT, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पर ये सारी स्ट्रक्चर, बट जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दैट इज DCT, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इट एक्ट्स ऑन दिस हार्मोन, एंटीडायूरेटिक हार्मोन एक्ट्स ऑन DCT, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उस पर एक्ट कर रहा है और उससे वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। देखो जब हमारा ब्लड फिल्टर होता है, कहाँ से फिर से मैं थोड़ा सा चेंज करके बताऊंगा इसको। जब हमारा, ध्यान सुने आप लोग, जब हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है, यहाँ से सारा ब्लड आता है इसके थ्रू और यहाँ से फिल्टर होता है। तो फिल्टर होने के बाद में सारा ब्लड PCT में आ जाता है। ब्लड नहीं आता, वो वाटर आ जाता है। ब्लड में जितना वाटर है मैक्सिमम इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि वाटर को कौन रोक सकता है? एक आपके पास सीव है, तो सीव से उसके अंदर जो पेबल्स है, जो डर्ट पार्टिकल्स है, वो रुक जाएंगे, उसके अंदर माइक्रोब्स रुक जाएंगे, कितना भी फाइन, लेकिन वाटर उसके अंदर नहीं रुकेगा। तो यहाँ पर RBC, WBC ये सब रुक जाते हैं, बट मिनरल्स एंड वाटर ये नहीं रुकता, वो सारा नीचे आ जाता है PCT के अंदर। ये सारा वाटर अगर रीअब्सॉर्ब नहीं हो, अगर इसका रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा, तो ये यूरिन से बाहर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और सारा पानी निकल जाएगा बॉडी से। तो कंडीशन ये हो जाएगी कि हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक बैग हमेशा कैरी करना पड़ेगा, वाटर बैग। उस वाटर बैग को पानी से भर के रखना ही पड़ेगा, पानी पीते रहना ही पड़ेगा हमें, अगर डिहाइड्रेशन अगर हो जाता है तो इस कंडीशन के अंदर। तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता हमारी बॉडी में, बिकॉज रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर DCT से जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, वैसे सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन तो PCT से होता है, बट यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, वो रीअब्जॉर्प्शन किसके कारण हो रहा है? वो हो रहा है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जैसे टी कॉफी है, टी है, कॉफी है, ये डायूरेटिक होता है, मतलब यूरिनेशन को इंक्रीज करते हैं, डाइल्यूट करते हैं यूरिन को। तो अगर आप चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, तो आपको यूरिनेशन ज्यादा होगा, बिकॉज दीज आर डायूरेटिक। बट दिस हार्मोन इज एंटी डायूरेटिक।
डायूरेसिस नहीं करेगा, आपका जो यूरिन है उसको कंसंट्रेटेड कर रखता है, उसको कंसंट्रेटेड कर रहा है, डाइल्यूट नहीं कर रहा है, तो यूरिनेशन कम होता है इसके कारण। हाँ, अब अगर इसका सिक्रीशन कम हो रहा है एडीएच का, तो उस कंडीशन के अंदर फिर आपको थोड़ा सा यूरिनेशन ज़्यादा हो सकता है। सिंपल सा इट हार्मोन, दिस हार्मोन इंक्रीज दी ब्लड प्रेशर, ये भी याद रख सकते हैं, ब्लड प्रेशर को ये इंक्रीज करता है। जब आपके ब्लड में वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, और वाटर कम है, आपका ब्लड अगर थिक हो गया है, थिकनेस ब्लड की ज़्यादा हुई है, गाढ़ा हो गया थोड़ा सा, तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। ये आप थोड़ा सा याद रखें इसको। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज पिटोसिन। दिस हार्मोन इज secreted by or synthesized by hypothalamus। तो यहाँ पर गिवन है hypothalamus इसका फॉर्मेशन कर रहा है, वैसोप्रेसिन का फॉर्मेशन भी हाइपोथैलेमस ही कर रहा था। अब यहाँ पर आप याद रखें, देखिए मैं सिंपल सी बताता हूँ आपको, बुक्स में जो लिखा हुआ रहता है और जो आपको बताया जाता है स्कूल्स के अंदर या कोचिंग्स के अंदर, जनरली उसमें आपको यही मिलता है, यही लिखा हुआ मिलता है, आपको यही पता चलता है। Oxytocin is responsible for secretion of milk in female. Oxytocin is responsible for secretion of milk in female. तो फीमेल में मिल्क के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक फंक्शन ये। दूसरा फंक्शन, जो स्टूडेंट कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़ा सा पढ़ते ज़्यादा हैं, उनको एक फंक्शन और याद रहता है। दिस हार्मोन इज एक्ट ड्यूरिंग पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल पार्चुरेशन, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए भी ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। उस टाइम ये हार्मोन रिलीज होता है, ये यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस को, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज कर देता है। जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन की रेट इंक्रीज हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो फीटस बॉडी से बाहर इजेक्ट हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, और चाइल्ड बर्थ जिसको हम कह रहे हैं या पार्चुरेशन हम कह रहे हैं, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल। दो फंक्शन तो ये हो गए, बट बोथ द फंक्शंस आर सीन इन फीमेल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इन मेल? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इन मेल? तो मेल की बॉडी में ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन है? तो सिंपल सा, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन मेल की बॉडी में क्या है, ये शायद आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इन सिंगल लाइन, the function of oxytocin is contraction of smooth muscles. It acts on smooth muscles. ये smooth muscles पर act करता है, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है smooth muscles, तो ये आप थोड़ा सा याद रखें इसको। It acts on smooth muscles. तो ये smooth muscles पर, अपनी बॉडी की जो smooth muscles है उन पर अपनी एक्टिविटी करता है, उनको एक्टिव करता है, जिससे वो अपने सिक्रीशंस कर सके। यहाँ पर ये आपको याद रखना जरूरी है, सिंपल सा। व्हाट इज द फंक्शन, अभी भी मेरा क्वेश्चन वही है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इन फीमेल? अब या तो ये आप अज्यूम कर लें, आप ये मान लें कि मेल के अंदर ये सीक्रेट हो ही नहीं रहा है, या आप ये मान सकते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप ये मान सकते हैं द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इन मेल कुछ है ही नहीं यहाँ पर, बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन मेल के अंदर। क्या फंक्शन है, मैं किसी और लेक्चर में उसको डिस्कस करूंगा, आज लेक्चर में उसको डिस्कस नहीं कर रहा। यहाँ सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, जो इसमें गिवन है, जो मैं डिस्कस कर लिए। स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑन स्मूथ मसल्स, सिंपल सा। स्टिमुलेट्स विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। विगरस बहुत फास्ट, बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शंस करता है चाइल्ड बर्थ के टाइम। सिक्रीशन फ्रॉम मिल्क और मेमोरी ग्लैंड, फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, तो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क के सिक्रीशन के रिस्पॉन्सिबल होता है। एक चीज ये भी याद रखें, जब जो बेबी होता है वो टच करता है मेमोरी ग्लैंड्स को, उस टाइम मिल्क का सिक्रीशन होता है। ऑल्सो हेल्पफुल टू रिगेन शेप ऑफ यूट्रस आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के बाद में जो यूट्रस का शेप है उसको रीगेन करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, ये इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। दीज आर द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये सारे हार्मोन्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, 2 लेक्चर्स हमें लगे इसके अंदर, और हमने डिस्कस कर लिए all the hormones which are secreted by pituitary gland, both the lobes of pituitary gland, adenohypophysis and neurohypophysis. Now, the disease related to hypo and hypersecretion of
पिट्यूटरी ग्लैंड और डिफरेंट हार्मोन्स। सबसे पहला है डॉर्फिज्म। यहाँ पर कुछ डिजीज हैं जैसे, और याद रखना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पर कुछ इमेजेस मैंने यहाँ ली है, तो इमेज अगर ये किसी से रिलेट करती है, किसी की है, तो अब ठीक है ये, लेकिन कोशिश की है मैंने ऐसी इमेज जो किसी पर्सन की नहीं हो, क्योंकि पब्लिक करना थोड़ा सा सही नहीं होता है। तो ये मैं बहुत ऐसे जो ब्लैक एंड वाइट मुझे लगा बहुत पुरानी है, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ यहाँ पर। चलो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिजीज कॉज्ड बाय हाइपोसिक्रीशन। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोसिक्रीशन? हाइपो मींस डिक्रीज, हाइपो मींस डिक्रीज, कम, जिसमें सिक्रीशन कम हो रहा है काफी। तो काफी कम सिक्रीशन अगर हो रहा है तो उसको आप कह रहे हो हाइपोसिक्रीशन। हाइपर मींस इंक्रीज्ड, तो यहाँ पर डिक्रीज्ड की बात कर रहे हैं हम। जो ऐसा अगर जो हार्मोन्स है, पिट्यूटराइन हार्मोन्स, उनका सिक्रीशन अगर कम हो रहा है तो क्या डिजीज होगी उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले डॉर्फिज्म कॉज्ड बाय हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन से ये होगा। तो इसके अंदर ये जो पीपल्स हैं, ये जो लोग हैं, सच पीपल्स आर स्टेराइल एंड ऑल्सो कॉल्ड मिगेट्स। इनको मिजेट्स भी कहते हैं और ये स्टेराइल भी हो सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इनका जो इंटेलेक्चुअल यानी मेंटल डेवलपमेंट नॉर्मल होता है इन एडल्ट। इट कॉज वीकनेस, ये वीकनेस कॉज कर सकता है अडल्ट्स के अंदर। डॉर्फिज का मतलब ही क्या है? डॉर्फिज का मतलब है जिनकी हाइट कम होती है उनको डॉर्फ कहते हैं। तो हाइट कम रह सकती है, जैसे आप देखें। एक्चुअली अगर इस पर्सन की फोटो होती सिर्फ यहाँ, तो आपको पता नहीं चलता ये डॉर्फ है या टॉल है। एक्चुअली में कंपेयर जब करते तो पता चलता। तो यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर आपके पास में एक बुक ट्रॉली है, एक बुक्स है कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुछ 13 के आसपास, ऊपर नीचे हो सकता है कुछ नंबर, जैसा मुझे विजिबल है। तो कुछ बुक्स हैं उनके, उनसे थोड़ा सा ही ज़्यादा है। तो हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है इस पर्सन की, इसकी हाइट कम है। तो ये डॉर्फिज्म को शो कर रहा है। डिक्रीज रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, सच काइंड ऑफ डॉर्फिज्म इज कॉल्ड एटलियोसिस। तो एटलियोसिस भी इसको कह सकते हैं। इस तरह की जो डॉर्फिज्म है जिसमें रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी कम हो रही है, पीपल्स स्टेराइल है, तो इसको आप एटलियोसिस कह सकते हो। नेक्स्ट साइमस डिजीज, सेकंड डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय हाइपोसिक्रीशन इज साइमस डिजीज। तो यहाँ पर साइमस डिजीज है जो कॉज हो रही है इसके हाइपोसिक्रीशन के कारण। तो हाइपोसिक्रीशन और हाइपरसिक्रीशन, ये दो नाम आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो आपको ये नाम का मीनिंग पता होना जरूरी है, कंपलसरी है ये। हाइपोसिक्रीशन का मीनिंग क्या है? हाइपोसिक्रीशन मींस सिक्रीशन कम होना, डिक्रीज्ड सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन इंक्रीज्ड सिक्रीशन। यहाँ पर साइमस डिजीज के अंदर ये भी हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन के कारण ये हो रहा है। यहाँ पर आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी अटेनमेंट होने के बाद आता है इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज का डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। और प्रीमेच्योर एजिंग एंड वीकनेस, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, थोड़ा सा वीकनेस होती है। और प्रीमेच्योर एजिंग, जल्दी थोड़ा सा प्रीमेच्योर एजिंग में पर्सन्स में होने लग जाती है। तो सिंपल सा ये दो डिजीज हमने पढ़ी है जो हाइपोसिक्रीशन के कारण हो रही है, डॉर्फिज्म एंड साइमस डिजीज। नेक्स्ट डिजीज कॉज्ड बाय हाइपरसिक्रीशन। यहाँ पर हाइपरसिक्रीशन की डिजीज की हम बात करेंगे। अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर तो उसकी हम बात करेंगे, क्या कंडीशन है। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे हाइपरसिक्रीशन की। हाइपरसिक्रीशन का मीनिंग क्या है? हाइपरसिक्रीशन मींस इंक्रीज सिक्रीशन। अगर सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है तो आप मान सकते हैं कि ऑपोजिट कंडीशन हो जाएगी। अगर हम बात कर रहे हैं कि हाइपरसिक्रीशन से क्या होगा, तो अगर हम बात कर रहे हैं हाइपरसिक्रीशन, तो हाइपरसिक्रीशन से वही होगा जो हाइपोसिक्रीशन के ऑपोजिट होगा। सिंपल सा। हाइपोसिक्रीशन में क्या हो रहा था? हाइपोसिक्रीशन में हाइट कम रह रही थी, हाइट कम थी, डॉर्फिज्म हो रहा था उसके अंदर। तो हाइट कम थी उसके अंदर पर्सन की, डॉर्फिज्म हो रहा था। यहाँ पर हाइट इंक्रीज हो जाएगी, जैसा आपको दिख रहा है। ये देखें, ये एक नॉर्मल पर्सन है, he is नॉर्मल पर्सन। और ये है भी या नहीं मुझे आइडिया नहीं है, बट ये नॉर्मल पर्सन है। ये एक काफ़ी टॉल पर्सन है जिसकी हाइट जहाँ तक मुझे लग रही है अप्रॉक्सीमेटली 7 फीट तो होगी। 7 फीट हाइट इसकी पर्सन की होगी।
उसका रीज़न क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन की हाइट 5'9", 5'10", 6 के आसपास होती है। वो कंट्री वाइज डिपेंड करता है, कंट्री वाइज वेरी करता है, बट ये जो पर्सन लग रहा है ये ब्रिटिश और अमेरिकन हैं, ये कोई कोरियंस वगैरह नहीं लग रहे, चाइनीज जिनकी हाइट थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये हाइट इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी जो पर्सन जो टॉल दिख रहा है यहाँ पर उसकी हाइट मोर देन 7 फीट और अराउंड 7 फीट हो सकती है। तो इसके सिम्टम्स देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिग्नेटिज्म। द फर्स्ट डिजीज इज गिग्नेटिज्म। तो गिग्नेटिज्म कॉज्ड बाय हाइपर ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में अगर इसका सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है उस कंडीशन को आप क्या कह रहे हो, गिग्नेटिज्म कहते हैं। इसके अंदर पर्सन की हाइट जैसे देखें ये गिवन है यहाँ पर 7 to 8 फीट, तो यहाँ पर 7 to 8 फीट हाइट पर्सन की हो जाती है। तो पर्सन की नॉर्मल हाइट मैक्सिमम 6 फीट और 6 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा कुछ हो सकती है, बट 7 एबनॉर्मल होता है। एबनॉर्मल इसलिए कि आपको वो थोड़ा सा जनरली ऐसी हाइट के पर्सन्स मिलते नहीं है, इसलिए इसको मैं एबनॉर्मल कह रहा हूँ, जबकि ठीक है वो अब उनकी हाइट है किसी की तो, लेकिन ये हो क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो हाइपर सिक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो उसके कारण ये पॉसिबल है। तो इसके अंदर लेंथ इंक्रीज जाती है लिम्स की। ये देखें आप, इस पर्सन का फेस बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, बट इसके लिम्स फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। तो यहाँ पर इसके फोर लिम्स और हाइंड लिम्स जो है, यहाँ पर जो इसके हाथ और पैर है, हैंड्स एंड लेग्स, तो फोर लिम्स हाथों के लिए यूज करते हैं, हाइंड लिम्स वर्ड यूज फॉर लेग्स। तो ये जो है इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, लिम्स की हाइट इंक्रीज हो जाती है पर्सन के अंदर। नेक्स्ट है एक्रोमेगली हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स। तो यहाँ पर हाइपर सिक्रेशन होगा और उसके कारण कुछ चेंजेस बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे आप देखें इस पर्सन का फेस देखें आप, इस पर्सन का फेस आप देखें, इस पर्सन के फेस को आप कंपेयर करें नियरली प्रेजेंट डायग्राम से, इमेज से, इस पर्सन का फेस इस पर्सन के फेस से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो टॉल पर्सन है फर्स्ट इमेज के अंदर, उसका फेस बिल्कुल नॉर्मल है, बट ये एक एबनॉर्मल फेस शो हो रहा है, जिसमें जो रेशियो है फेस का वो थोड़ा सा चेंज हो गया। जो चीक्स की बोन्स है वो कुछ चेंज हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको मैं तो ऐसे गंदा नहीं करूँगा, इसको आप क्लियरली देखें। जो बोन्स इंक्रीज इन साइज, तो जो बोन्स हैं यहाँ पर उनकी साइज कुछ इंक्रीज हो जाती है। आर्केज ऑफ चीक्स इंक्रीजेज इन विड्थ, तो जो चीक्स के जो साइज है वो थोड़ी सी चेंज जाती है। डिसअप्रोपोर्शनेट हो जाता है बॉडी स्ट्रक्चर, यानी आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल में वो एक फिक्स पोर्शन के अंदर होता है, कि जो फिक्स लेंथ है आपकी फेस की और जो विड्थ है वो एक पर्टिकुलर पोर्शन में होती है, बट एक्रोमेगली में ये पोर्शन गड़बड़ हो जाता है। एक्रोमेगली अगर है किसी पर्सन को तो उसमें तो ये जो रेशियो है ये रेशियो उसमें गड़बड़ हो जाता है और ऐसा नहीं रहता जैसा नॉर्मल पर्सन्स में है। समटाइम्स इम्बैलेंस इन वर्टिबल कॉलम, ये थोड़ा सा हार्मफुल है। वर्टिबल कॉलम के अंदर भी गड़बड़ हो जाता है। वर्टिबल कॉलम में जो इम्बैलेंस हो रहा है इसको काइफोसिस कह रहे हैं, रिजल्टिंग इन काइफोसिस। तो काइफोसिस हो जाता है। काइफोसिस कुछ इस तरह से मैं बता सकता हूँ, जैसे नॉर्मल पर्सन की वर्टिबल कॉलम कुछ इस तरह की हो सकती है और इन पर्सन्स की बेंड हो जाती है थोड़ी सी, कुछ इस तरह से इनके अंदर वर्टिबल कॉलम बेंड हो जाती है। जैसी नॉर्मल पर्सन्स की होती है वैसी वर्टिबल कॉलम इनके अंदर नहीं रहती। तो यहाँ पर एक्रोमेगली के कारण आपकी जो बोन्स है उनका जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सा हमने इस लेक्चर के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंप्लीट कर लिया। तो 2 लेक्चर लगे हमें पिट्यूटरी ग्लैंड को कंप्लीट करने में। 2 लेक्चर्स में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स है, जितने भी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रही थी उनको डिस्कस किया है, और डिजीज जो भी कॉज हो रही थी उन हार्मोन्स के हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन के कारण उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट आपको याद रखना है, बिल्कुल 2 पार्ट है, एडेनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस के 3 डिफरेंट रीजन्स हैं
उनसे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, 6 और 7 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स वहाँ से रिलीज हो रहे हैं। ये सारे हार्मोन्स डिफरेंट फंक्शंस के लिए इन्वॉल्व हैं, और जितने हार्मोन्स यहाँ पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं, इतने हार्मोन किसी और ग्लैंड से रिलीज नहीं हो रहे हैं एक्सेप्ट हाइपोथैलेमस, बिकॉज ऑल दीज हार्मोन्स आर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। तो जितने भी हार्मोन्स हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड के, वो कंट्रोल हो रहे हैं हाइपोथैलेमस से। मैंने आपको पहले बताया, इस लेक्चर में भी लास्ट में जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, उनके लास्ट में, उन हार्मोन्स के लास्ट में आप अगर GH या IH लगाते हो, जो एडेनोहाइपोफाइसिस पार्ट से रिलीज होने वाले हार्मोन्स है, उनके लास्ट में अगर आप GH या IH लगाते हो, वो सारे हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स बन जाएंगे, क्योंकि वही तो कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को बहुत इजीली, हाइपोथैलेमस को बहुत इजीली याद रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर वेसोप्रेसिन जिसका नाम ADH भी है, एंटीडायरेटिक हार्मोन, और दूसरा ऑक्सीटोसिन जिसका नाम पिटोसिन भी, ये दोनों हार्मोन्स का फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस कर रहा है, वहाँ से रिलीज होकर पिट्यूटरी में आ रहा है, और पिट्यूटरी से वो ब्लड में जा रहे हैं। इसके बाद में हमने डिस्कस की थी डिजीज, ये 4 डिजीज जो हमने डिस्कस की है यहाँ पर एंड में, ये चारों ही ग्रोथ हार्मोन के हाइपो और हाइपर सिक्रेशन से रिलेटेड है। आप बहुत आराम से डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या सोच सकते हैं कि अगर ADH का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है या ADH का सिक्रेशन कम हो रहा है तो क्या होगा। अगर ADH का सिक्रेशन हाइपर सिक्रेशन है या हाइपो सिक्रेशन, तो क्या हो सकता है अगर ऑक्सीटोसिन का हाइपो सिक्रेशन हो या हाइपर सिक्रेशन हो। ऑक्सीटोसिन का अगर सिक्रेशन कम हो रहा है तो मिल्क का सिक्रेशन फीमेल में कम होगा। तो ये सारा कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके हाइपर और हाइपो सिक्रेशन को हमने डिस्कस नहीं किया है यहाँ पर, लेकिन आप उनको पढ़ सकते और आसानी से समझ सकते हैं। उनके अगर वैसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर मिलता है आपको कि कोई पूछ लेता है, तो आप अपना जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो आपकी इंटेलेक्चुअलिटी है, जो उसके कारण आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।